तकनीकी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बामेती ने बिहार सरकार के उन सारे उद्देश्यों को हर जिले, हर कस्बे, हर गांव तक पहुंचाने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर आर्यन सिंह। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और आपको दो शब्द बताएं कि कैसे बामेती बिहार के युवाओं के साथ जुड़कर आने वाली इस चुनौती में अपनी भूमिका देख पाता है। इस संगोष्ठी में नई दिल्ली से पधारे राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, दूरदर्शन के उप महानिदेशक, पटना में हमारे साथी गणेश राम जी, एनएससी के रीजनल मैनेजर आर के राम साहब, डॉक्टर दिवाकर जी, ओझा जी, IRI रीजनल सेंटर के हेड सोलंकी साहब, इस प्रदेश के कोने कोने से आए राष्ट्रीय बीज निगम के वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर्स, किसान भाइयों, प्रेस और मीडिया के मित्रों, बहनों, मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही है, शायद मेरे लिए कहने के लिए बहुत कम है। दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1967 में 1967 में जो लोग कृषि के क्षेत्र में हैं वो डॉक्टर रिचारिया साहब का नाम जानते होंगे। उन्होंने अपने शोध में ये कहा था कि दक्षिण एशिया में धान की लगभग 2 लाख वैरायटीज हैं। दक्षिण एशिया में धान की लगभग 2 लाख वैरायटीज हैं। और उन्होंने अपने शोध में एक बात और कही थी कि अविभाजित बिहार यानी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, अविभाजित मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इसके जो आदिवासी इलाके हैं, उन आदिवासी इलाकों में धान की लगभग 40,000 वैरायटीज हैं। इतने सारे प्रभेद, मैं सिर्फ एक फसल धान की बात कर रहा हूं, ये किसी रिसर्च स्टेशन और इंस्टीट्यूट में विकसित नहीं किए गए, ये किसानों के खेतों में विकसित किए गए थे। और पहले जमाने में हमारे ऋषियों, मुनियों, पूर्वजों और विभिन्न संप्रदाय के जो धर्म गुरु थे, उन लोगों के सार्थक प्रयास से ये काम हुआ था। समय के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी है और वो हो रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। जब खेती परिवार की चीज थी तो हर घर में थोड़ा थोड़ा बीज पैदा होता था और उससे लोग अपना काम चलाते थे। अब खेती बाजार की चीज है। अब खेती परिवार से निकल करके बाजार की तरफ बढ़ गई है। इसलिए अब पुराने तरीकों से, पुराने बीजों से, पुरानी तकनीकों से काम चलने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आज के जमाने की लड़ाई पुराने हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती। नए जमाने की लड़ाई के लिए नए हथियार चाहिए। और वो हथियार क्या है? खेती को यदि हम एक विषय मानते हैं तो नई तकनीक, अद्यतन जानकारी, तो सबसे अच्छा उपादान, समय पर उपलब्धि, ये सारे वो हथियार हैं जिससे आज के जमाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, जो कृषि विभाग के अंदर कार्यरत है, राज्य स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर पर किसानों के अंदर क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, परिभ्रमण, प्रदर्शन,
परीक्षण और अनेक माध्यमों से उनका कौशल उन्नयन कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि रबी के मौसम में जो अब आने वाला है, किस प्रखंड में किस दिन प्रशिक्षण होगा किसान का, किस दिन प्रशिक्षण होगा पदाधिकारी का, किस दिन प्रशिक्षण उपादान वितरण किया जाएगा, आज हम लोगों ने वो तय करके रखा है। कारण है कि आज एक वर्ष में यदि हम 13-14 की बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपया क्षमता संवर्धन पर खर्च किया जाएगा। उसमें प्रशिक्षण, परिभ्रमण, ये सारी चीजें शामिल हैं। और यही नहीं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं, देश का कोई ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है जहां पर हम उनको उनके ज्ञानवर्धन के लिए, उनको अद्यतन जानकारी के लिए भेजते ना हो। पूरे स्टेट के लिए एक स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन वर्क प्लान बनता है, और जो प्लान बनता है वो भारत सरकार के द्वारा उसको अनुमोदित होता है और उसके आलोक में कार्यवाही की जाती है। जिला स्तर से लेकर के प्रखंड, पंचायत स्तर पर हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग ही नहीं देते, खेती से संबंधित जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए सारे पदाधिकारी, सारा अमला उपस्थित होता है। सिंगल विंडो सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस सरकार ने लागू किया और उसका प्रतिफल आप सबके सामने है। इसकी बहुत सेवा की है, और बिहार ने भी शायद राष्ट्रीय बीज निगम को बहुत सहारा दिया है। राष्ट्रीय बीज निगम ने जो भी अपना काम किया है उसमें बिहार का योगदान, जैसा कि मैं मानता हूं, सबसे ज्यादा होगा। धन्यवाद सर। ये सारा प्रयास और कवायद हो रही है कि आप सबल हो, सक्षम हो कि यह निर्णय लें, और कृषि के क्षेत्र में जो विकास की गुंजाइश है उसमें आप अपने को भागीदार बनाएं। हर तरह की प्रशिक्षण की बात वामेती के द्वारा की जा रही है। आपको किसी प्रकार से किसी भी तरीके की प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जैसा डॉक्टर आर्यन सिंह ने कहा, आप थोड़ा सक्रियता से बाहर आए और उसमें सहभागी बने। हमारे बीच में डॉक्टर आईएस सोलंकी हैं, जो रीजनल डायरेक्टर आईए आ रही हैं। इन्होंने भी बिहार के बीज के क्षेत्र में काफी अनुभव रखा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप आए और 2 शब्द कहें। सर, बोर्ड साहब, CMD, NSC, न्यू वैली, DDG, दूरदर्शन पटना, सर गणेश राम जी, सर RK राम साहब, डॉक्टर आर्यन सिंह, डॉक्टर दिवाकर साहब, और सबसे प्यारे मेरे किसान भाइयों और बीज उत्पादकों, मैं बहुत सारी बातें मेरे सीनियर्स ने, बुजुर्गों ने आपके सामने कही है, अमल में लाने की चीजें हैं, और मैं 2-4 चीजें ही कहना चाहूंगा आप लोगों को, और जो कि आपने अन्य किसान भाइयों में भी प्रचलित करनी है, और वो है, एक पहले फिगर बताता हूं गेहूं की, बिहार की और हरियाणा की और अपने राष्ट्र की। हमारी जो पिछले साल के आंकड़े हैं, हरियाणा देश का गेहूं में सबसे अव्वल राज्य था। वहां की उत्पादकता 52.5 क्विंटल पर हेक्टेयर थी।
नेशनल एवरेज 31.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी और हमारे राज्य बिहार की 28 के आसपास थी। तकरीबन वो ही किस्में हैं जो कि वहां पे औसतन 52.5 क्विंटल दे रही हैं और बिहार के अंदर 28 क्यों, जबकि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आधी नहीं तो आधी से थोड़ा सा कम जमीनें खराब हो चुकी है। तो और मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि सारे भारत में बिहार से उपजाऊ जमीन शायद ही कहीं हो। तो खास करके जो उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकें, लेटेस्ट टेक्निक्स और वेरी गुड क्वालिटी सीड, अलग अलग किस्मों के, खूब सारी जानकारी और खूब सारा अपने आप में विश्वास और मेहनत से जुड़ के आप गेहूं या कोई भी फसल लगाते हैं और खास करके बीज उत्पादन में, तो आप लाइन के जरिए करें, लाइन से उसकी बिजाई करें। कोई भी फसल है उसमें अगर आप छींटे से बिजाई करते हैं तो उसके अंदर 10 काम आपको बीच में करने पड़ते हैं, पानी लगाने के लिए भी, कोई छिड़काव करने के लिए भी। तो अगर आपने लाइन से लगा रखा है तो आपका नुकसान नहीं होती है कि उसको हम दरकिनार कर देते हैं। और लेकिन अगर उस खरपतवार को आप शुरू में ही दबा देते हैं तो फिर बाद में हमारी फसल उनको दबा देती है और आपको काफी लेबर लगानी नहीं पड़ती है, काफी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक हमारे खेत समतल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं पे ज्यादा पानी भर गया है, कहीं पे ऊंची रह गई है। अगर खेत समतल है तो उसमें समान रूप से पानी आएगा और जहां ज्यादा भर गया वो भी नुकसान करेगा और जहां नहीं पानी लगा वो भी नुकसान करेगा। तो अपने खेतों को एक बार जरूर समतल कर लें। उसके और पाटा लगाने के बाद आप उसमें एक दवाई है पेंडिमिथिलिन, वीडिसाइड, इसको स्टॉम्प भी बोलते हैं। 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, एकड़ की दर से, 1.25 लीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई करते ही या बिजाई करने के 2-3 दिन तक आप इसको छिड़कते दफा एक खास ध्यान रखें कि ये नहीं कि स्प्रे करके और आगे बढ़े, नहीं, इसमें स्प्रे करते हुए पीछे बढ़े ताकि वो जो पीले रंग की फिल्म पड़ती है वो फिल्म ना टूटे। वो जहां से आपका पैर पड़ेगा या बाद में उसमें कोई पशु वगैरह घूम जाएगा, वो फिल्म टूट जाएगी तो वहीं से भी निकले आएंगे, खरपतवार निकले आएगी। तो ध्यान रखना है कि पशु वगैरह या आदमी उस खेत के अंदर ज्यादा ना घूमे। ये चीज तो बड़ी छोटी है लेकिन बहुत मायने रखती है कि आपके खेत को ये कम से कम 40 दिन तक बिल्कुल वीड फ्री रखेगी, कोई खरपतवार उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। और तब तक हमारी जैसे गेहूं की है या दूसरी दालों की भी है वो या सरसों है, वो तब तक ऊपर निकल आएगी और वो उसको वीड्स को फिर बाद में दबा देगी। तो ये कुछ किसी ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन अगर आपका बीज ही बहुत अच्छी क्वालिटी का है
तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी ये ही सोल्व कर देता है। तो बीज किसी भी प्रमाणित संस्था से या किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से या संस्थान से आप प्राप्त करेंगे, NSC से, SFCI से। इधर उधर से बीज ना लें, और जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनका बीज तो आप अगर ले भी लेते हैं तो उनको अगले 2-3 साल तक बीज भी सकते हैं। उनको झाड़ना वाड़ना लगा के अकेला वेगला बेकार कटा निकाल के और अच्छा उसका रख रखाव करके अच्छी तरीके से सुखा के भंडारण करके रख सकते हैं। और अपने अच्छी किस्म का बीज है तो एक किसान से दूसरे किसान में भी दे सकते हैं, और कम से कम 2-3 साल तक हम उसको यूज करें और फिर उसके बाद नया बीज ले लें किसी भी अच्छी जगह से। कुल मिला के भाइयों, मैं ज्यादा आपका टाइम फिलहाल नहीं लेना चाहूंगा। टॉप छिड़के और जहां भी फिर आपकी फसल महीने के करीब से जो भी उसके अंदर आपको अलग किस्म का या दूसरी किसी फसल का या किसी दूसरी अन्य किस्म का खरपतवार का अगर पौधा दिखाई देता है या कोई बीमारी युक्त पौधा दिखाई देता है, आप उसको निकाल दें। आप खुद देख लेंगे कि कौन सा पौधा आम पौधे जो है उस किस्म के उनसे अलग दिखाई दे रहा है, उसको बड़ी बेदर्दी से निकाल दें, ताकि आपका बीज जो है अगले साल के लिए, आपके लिए और दूसरे किसान भाइयों के लिए अपनी अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखे। और इसमें एक और चीज होती है, व्यवसायिक खेती में और बीज उत्पादन के लिए आपको अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए, जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, स्वपरागण फसलें, उनके अंदर एक किस्म से दूसरी किस्म के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से भिड़ के और उनका प्रांगण किधर से उधर ना हो के उसकी अनुवांशिक शुद्धता को प्राप्त ना कर सके। तो आइसोलेशन डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं, पृथक्करण दूरी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद उसमें अच्छा खाद पानी जैसा भी जरूरत होती है वो दिया जाए। और तो फर्स्ट पोस्ट आपको जो है भाड़े मिले, ये जो है। और उसके बाद जब फसल अच्छी तरीके से पक जाती है उसको बढ़िया तरीके से काटे, दूसरे किसी भी किस्म का दाना उसमें ना मिल पाए, उसको सुखा के तकरीबन 9 से 11% उसके अंदर, जैसे गेहूं है तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। और फिर उनको अच्छी तरीके से पन्नी और बोरों में भर के, और जैसे भी आप खेतों में रखते हैं कुंडी में दबा के और अच्छी तरीके से सीड को रखें, ताकि अगले साल काम आए। तो किसान भाइयों, मैं सोचता हूँ कि इट इज टाइम आई शुड जी से कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद यहाँ उपस्थित जितने भी बीज उत्पादक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके मन में कोई भी प्रश्न बीज उत्पादन से संबंधित है, किसी भी प्रकार की शंका है, तो अभी बीज प्रमाणीकरण निदेशक हमारे बीच में हैं और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के भी तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने मन की जो भी शंका है उसका समाधान लेकर दें।